औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी आई थिंक जो सेशन हुआ था वो सिस्टर निहला का था, और वो भी शायद करियर काउंसलिंग पर ही था, या चॉइस ऑफ करियर क्या होना चाहिए उसी पे था शायद। मैं भी इंशाल्लाह उसी पे बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ उसूल बताना चाहूँगा आप लोगों को। कि मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है। इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी हल्की फुल्की, लेकिन जो मेजर फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि वो कौन से उसूल और ज़वाबित हैं, वो कौन से उसूल हैं जो हमको हमारा करियर चूज करने में हमको मदद करेंगे, या वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, वो कौन से ऐसे उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको ध्यान में रख के हमको चॉइसेस अपनी मतलब पसंद करना है कि क्या करियर में हम जा सकते हैं। उस पर हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर वन, और इंशाल्लाह आफ्टर द चॉइसेस मैं आपको कुछ बताऊंगा कि पहले कौन से प्रोफेशंस मार्केट में अवेलेबल थे, लोग कौन से चूज करते थे। एक ज़माना बीच में ऐसा आया कि जो मॉडर्न करियर का दौर गुजरा है, और फ्यूचर में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, इस पर भी हम हल्की फुल्की बात करेंगे। जो मेजर हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि हमारे वो कौन से रहनुमा उसूल है जिन उसूल को हम अडॉप्ट करके अपना करियर को चूज करने में हमको मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, आप लोग पेन पेपर साथ में हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिए। वैसे भी इंशाल्लाह मैं तो अगर पीपीटी चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एंड एडमिन आपके साथ में शेयर कर देंगे पावर पॉइंट क्लिप, वो मसला नहीं है। बट पेन पेपर रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो आपके जहन में भी कोई ना कोई दूसरे आइडियाज़ आते हैं। कभी कभी हमारा जहन कहीं पे जाके अटक जाता है कि यहाँ पे अभी मैं रुक गया हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, या मुझे राह नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, या डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन जब किसी की हम बात सुनते हैं, किसी का सजेशन जब आता है, या कोई ये उमूमन होता है जब आप कोई तकरीर भी सुनते होंगे यूट्यूब पे या ऑनलाइन ऐसे, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि अरे यार ये मुझे मेरे मसले का हल मिल गया, तो वो आप लिखने में आपको आसानी होगी। ज़रूरी नहीं कि जितनी बातें बताई जा रही है यहाँ पे सारा का सारा आप लिखे तो बेहतर है, ना लिखे तो भी कोई मसला नहीं, पीपीटी में शेयर कर दूंगा जैसे मैंने कहा। लेकिन आपके जहन में वो जो आपके मसले का हल आपको लग रहा है कि मिलने वाला है, या मिल रहा है, या उसके करीब तर है, उन नुकात को भी आप नोट डाउन करें, लिख लें, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ वी कैन चूज आवर करियर, या उसके जो प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके जो उसूल हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक 3 इनिशियल पॉइंट पे मैंने लिखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अहमियत का हामिल है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम करियर कब कैसे चूज करते हैं, आई डोंट नो। बिफोर लाइक गोइंग अहेड ना, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इसमें 30 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं? 25 साल से कम बताइए, बल्कि खाली वाई वाई लिखेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। यस, 25 बिलो कितने लोग हैं इसमें? 20 या 25 बिलो कितने हैं? 1, प्लीज क्विकली। 2, ओके, मतलब एटलीस्ट मेरी 50% ऑडियंस है या नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ओके, और कितने जो 25 से कम है? ओके, और कोई? 6, 5 हो गए बल्कि। और है कोई जो 25 से कम है? या फिर मैं ऐसा समझूं आप आपके बच्चों के करियर के लिए प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। देन स्टिल आप भी लिखिए इंशाल्लाह। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई विल ट्राई टू बैलेंस। सी, ये पूछने का मकसद भी होता है कि मुझे एटलीस्ट अंदाजा हो कि मैं कौन सी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मतलब आसानी होती है कि किसके मुखातिब हूँ, तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है और कौन सुन रहा है, तो उससे मुझे मदद मिलती है। ओके, आपका बच्चा 9th क्लास में, यू आर एट वेरी राइट टाइम, ब्रदर सिस्टर समर, जो भी आप में माशाल्लाह, आप बहुत सही टाइम पे हैं। वक्त मतलब आपका सही है। बहरहाल इंशाल्लाह, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो स्लाइड्स पे हम आते हैं कि वो कौन से उसूल है जिनके बिना पर यूजुअली, देखिए क्या होता है ना, अगर आप हमारे बच्चे को भी आप पूछे, जैसे अभी सिस्टर या ब्रदर समर है जिन्होंने कहा कि 9th में उनका बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को जब आप पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो क्या जवाब देगा? वो कोई ऐसे प्रोफेशन का नाम लेगा जिसमें या तो उसने पैसा बहुत देखा है, या फिर उसका कोई पड़ोसी है, या उसका कोई कजिन, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, सॉरी छोटा भाई कह रहा हूँ, बड़ा भाई या बड़ी बहन है, या और ऐसे कोई लोग हैं जिनके अखलाक से वो मुतासिर है। अब चूंकि उनके अखलाक से वो मुतासिर है, तो उनके प्रोफेशन से भी वो उसको शौक पैदा होता है कि हाँ, ये प्रोफेशन पे मैं
मुझे जाना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी कभी बच्चे ना जो पैसे को देख के अट्रैक्ट होते हैं, कभी किसी के ड्रेसिंग सेंस पे अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत सारी वजूहात है जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ जो पहला नुक्ता है वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने वो ये है कि नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम। आप में से कोई भी दो कोई ऐसे लोग नहीं है जो बिल्कुल सेम है ना। मैं जैसे मुख्तसर अगर मैं सवाल आपसे यहाँ पूछूं कि कितने लोगों को जो है वो दालचा चावल या दाल गोश्त चावल पसंद है, और कितने लोगों को बिरयानी पसंद है, या कितने लोगों को जो है वो यखनी पसंद है ना, या कितने लोगों को जो है वो, अभी तो मैंने चावल के आइटम बताया, अभी रोटी वाले आइटम, अगर हम हर चीज हमारी सेम नहीं होती ना। कलर कॉम्बिनेशन, घर में कौन सा पेंटिंग करना है, तो अगर घर में 4 आदमी है तो चारों अलग कलर बताते हैं। तो यू आर नॉट सेम, इवन इफ लाइक यू आर स्टेइंग इन द सेम फैमिली, 4 वॉल्स में आप साथ में रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे भी अगर हैं या और बच्चे भी हैं, तो किसी की चॉइसेस जल्दी मेल नहीं खाती है, सोच मेल नहीं खाती। तो हम दो कोई भी लोग जो है ना वो कभी भी 100% सेम टू सेम नहीं सोचते। करेक्ट। तो हम सेम नहीं है तो हमारा हर एक का जो है वो प्रोफेशन भी सेम टू सेम नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह दो प्रोफेशंस भी सेम नहीं है। मतलब ये भी होता है कि मैंने वो प्रोफेशन, चूंकि मेरे बड़े भाई ने या मेरे पड़ोसी ने या मेरे कजिन ने, है ना, इन लोगों ने वो चीज को पसंद की थी तो मुझे भी पसंद करना शुरू किया और वो प्रोफेशन में चला गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार वो तो बहुत आगे निकल गए और मैं यहीं पर हूँ। कुछ तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया होगा जिसकी वजह से वो आगे चले गए, कुछ तो उन्होंने ज्यादा कंपनी को दिया होगा या अपने आप पे ज्यादा मेहनत की होगी, कुछ तो उनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है जिसकी वजह से वो सेम प्रोफेशन में होने के बावजूद बहुत ऊंचाई पे है, और मैं भी सेम प्रोफेशन में होने के बावजूद जो है वो नीचे हूँ। तो प्रोफेशन भी सेम नहीं होते, दो इंडिविजुअल भी सेम नहीं होते, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि दोनों, ईच इंडिविजुअल इज टैलेंटेड। हम हर हम में से हर एक के अंदर टैलेंटेड है, एंड वी आर नॉट वीक, वी आर यूनिक। हम कमजोर नहीं है बल्कि हम, अब यूनिक की उर्दू क्या आएगी, हम यूनिक है हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जुदा हैं, है ना। वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हमारी सलाहियत कुछ और है। अब हमको वो जानने की कोशिश करना है कि वो क्या हमारी सलाहियत है, या वो कौन से ऐसे उसूल है जिनकी बिना पे हम अपना करियर चूज करें। ठीक है। तो एक और चीज आप ध्यान रखिए, प्लानिंग ऑफ करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे अभी कोई 10वीं में गया है या 10वीं शायद पास आउट किया है, बच्चे कंफ्यूज है, कोई 9th में है। यस, कंफ्यूजन बच्चे को, कंफ्यूजन का शिकार ये बच्चे होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये करियर के चार्ट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो। लेकिन करियर चार्ट हमको बता के बच्चे को कंफ्यूज करना नहीं है। ये मैं अक्सर सोचता भी था कि करियर काउंसलिंग के नाम पे कहीं बच्चों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके करियर को प्लान कीजिए, और अभी से प्लान कीजिए। 9th में है, 10th में है, आप 11th 12th में भी आ गए, तब भी आप आपके करियर को प्लान कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे अभी एक बच्ची को मैं जानता हूँ, है ना, वो, उसको साइकोलॉजिस्ट बनना था, बहुत क्लियर थी वो, 9-10 से कहती थी उसको काउंसलिंग और साइकोलॉजी बहुत पसंद थी। एंड इवेंचुअली शी एंड अप टेकिंग एडमिशन इन कॉमर्स। उसने कॉमर्स में एडमिशन ले ली। अगर साइंस में भी एडमिशन लेती तो मतलब उसको एक आर्ट्स में स्विच होने का चांस होता, है ना, या आर्ट्स में ही एडमिशन लेना चाहिए था, लेकिन उसने कॉमर्स में एडमिशन ले ली। अब उसको 12th कॉमर्स से करना है, बट देन नाउ शी इज थिंकिंग इन, कोई बात नहीं, मेरा वो शौक था, मैं शौक अपना पूरा करूंगी, बट आई विल थिंक समथिंग बेटर इन द कॉमर्स आल्सो। कॉमर्स करके कई लोग, हम ये नहीं जानते कि हमको लगता है सिर्फ अकाउंटेंट बन सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। एक एक मतलब डेटा अगर आप देखें ना, तो इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर होती है, पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? ये काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। तो आप कॉमर्स पढ़ते पढ़ते कंपनी सेक्रेटरी का भी कर सकते हैं, बीकॉम 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी, सीएस जिसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो लोग ज्यादा जानते नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप प्लान कीजिए, और अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो आप ये समझिए कि आप फेल होने की आपने प्लानिंग कर ली। ये इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है ना, इफ यू फेल टू प्लान, है ना, अगर हम प्लानिंग करने में फेल हो गए, अपने करियर को प्लान, किसी भी चीज को, नॉट ओनली करियर, तो इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग करके फेल हो रहे हैं, है ना। तो हाउ टू प्लान, इंशाल्लाह उसकी हम बात करेंगे, या व्हाट आर द फैक्टर्स विच नीड टू कीप इन माइंड, है ना, कि क्या हमको फैक्टर्स कंसीडर रखना है, कंसीडर करना है अपने करियर को चूज करने के लिए, वो हमको देखिए आप एक ये भी सोचिए कि आपकी लाइफ में आपका गोल क्या है।
अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछूं कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं तो क्या जवाब आएगा? कितने लोग हैं जो पैसे नहीं कमाना चाहते हैं? कोई है इसमें ऐसा जो पैसे नहीं कमाना चाहता है ना? हमको कोई भी नहीं है ऐसा। जज़ाकल्लाह, यू आर वेरी ऑनेस्ट। कोई भी ऐसा नहीं है। और इस्लाम ने भी नहीं सिखाया ऐसा कि हमको जो फकीरी की तरह रहना है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है उसके ईमान के लेवल पे, नंबर वन। नंबर टू, वो इन्फाक करके कितना अपने आप खर्चे मैनेज कर सकता है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो पैसे बिल्कुल कमाना चाहिए, अच्छे पैसे कमाना चाहिए, और जब भी अल्लाह की राह में मौका आए तो खर्च भी करना चाहिए दिल खोल के। ये दोनों फैक्टर होना चाहिए, ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में गोल क्या है? सिर्फ पैसे कमाना है, या फिर ये कि किसी का रहता है कि भाई हम जो है वो, बच्चे सोचते हैं इस तरह से कि हमने इतने साल जो है वो ना भाड़े के घर में या रेंट पे हम रह रहे, तो हमारा खुद का घर होना चाहिए, ये मेरा एक ड्रीम है। कोई सोचता है यार हम जो है वो लोअर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है, हम कम तबके, छोटे तबके के लोग हैं, तो हमको लोगों ने इज्जत नहीं दी, तो मैं प्रेस्टीज के लिए जो है वो मुझे घर खरीदना है। किसी लड़कों को बहुत कार का शौक होता है, तो उनका एक ड्रीम होता है कि हमको कार चाहिए। किसी को फेमस होना है, किसी को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। तो आपका गोल क्या है, आपका या आपके बच्चे का? आप बच्चों से डिस्कस कीजिए। आपसे अगर यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं तो उनसे मैं कहूँगा बच्चों से डिस्कस कीजिए कि व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, है ना? किसी को सिर्फ रिस्पेक्टेबल इनकम चाहिए, उसको समाज में एक खाली एक ऐसा, जिसे अक्सर हम देखते हैं, है ना, लोग जो है कपड़ों से पहचाने जाते हैं, है ना? मार्केट में भी आप जाइए, मस्जिद में आप जाइए, आप जो है वो रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पे जाइए, या बस अड्डे पे आप जाइए, वहां पे आपके कपड़ों की वजह से या क्वालिटी ऑफ योर क्लोथ एंड क्वालिटी ऑफ योर शूज, उसको देखकर आपसे लोग बात करते हैं। तो ये वही प्रेस्टीज की मैं बात कर रहा हूँ या रिस्पेक्टेबल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमको अपनी लाइफ में हमारा क्या गोल है वो भी हमको पता होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ गोललेस है ना, जैसे फुटबॉल हम खेल रहे हैं, हमको पता ही नहीं गोल कहाँ करना है और हम फुटबॉल खेले जा रहे हैं, तो कोई मतलब है ऐसा गेम खेलने का, है ना? तो इसी तरह से जिंदगी में हमको क्या बनना है या क्या हासिल करना है, एक अगर गोल होगा हमारा, तो वी आर वेरी क्लियर, क्लैरिटी हमारी रहेगी। तो उस गोल को भी हम कैसे चूज करें, करियर कैसे प्लान करें, उसके क्या उसूल है, इस पे हम इंशाल्लाह बात कर रहे हैं, एंड आई टेक यू टू दैट। सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो ये है कि नो योरसेल्फ। आप अपने आप को पहचानिए। आजकल मैनेजमेंट में ये टर्म बहुत कॉमन है, IQ, EQ, SQ, और आजकल AQ चल रहा है। बहरहाल हम AQ पे बात नहीं करेंगे, 3 चीज तक ही रहते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ, आपकी जहनी सलाहियत कितनी है। इमोशनल क्वेश्चन, आप जज्बाती तौर पे कितने स्ट्रांग हैं। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना हाई है ना, रूहानी क्वेश्चन आपका कितना हाई है। मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज आजकल क्या करते हैं ना, SQ चेक करते हैं, और वो SQ चेक करने के लिए सवाल पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था। और वो कैंडिडेट जवाब देता है कि अरे हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो था जब मेरी वालिदा इंतकाल हो गई, जब मेरे वालिद इंतकाल हो गए, या मेरे दादा से मैं बहुत अटैच था, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, या इस तरह की, या एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अभी मेरा एक दोस्त है, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो इजिप्ट में काम करते हैं, मशीन में उनका हाथ आ गया, कोहनी से ऊपर तक उनका हाथ चला गया, बट माशाल्लाह कंपनी ने उनका पूरा इलाज भी कराया, एंड ही वाज लाइक रीस्टेट, वापस से वो कंपनी में वापस जॉब भी कर रहे हैं। तो ये उनकी, तो कहने का मकसद ये कि कोई बड़ा हादसा आपकी जिंदगी में हुआ है, तो उस हादसे में आपने अपने आप को कैसे संभाला। तो आज गूगल है, लिंक्डइन है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के सवाल पूछती है, बिकॉज इनको मालूम है तो IIT ग्रेजुएट है, ये तो IIM के ग्रेजुएट्स हैं, इनको टेक्निकल स्किल्स नहीं पूछ रहे हैं, इनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना हाई है, इनका इमोशनल क्वेश्चन, ये जज्बाती तौर पे कितने मजबूत हैं, ये वो चेक करते हैं। तो आज सिर्फ इंटेलिजेंट की बात नहीं है, तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, प्रोफेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मार्क्स लेने हैं। आपको मार्क्स, हर कोई जानता है कि मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट देन यू नीड टू वर्क हार्ड। उसी तरह से आपको आपके जज्बात पे काम करना है। किसी ने कुछ छेड़ दिया, किसी ने उकसा दिया, आप फट से मतलब जज्बात में आ जाते हैं। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आप फट से बुरा मान जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, आप जल्दी से नाराज हो जाते हो। तो ये इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। आप आपके जज्बात को किस तरह मैनेज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए स्कूल है, कॉलेजेस है, यूडेमी है, यूट्यूब पे काफी अच्छी वीडियोस आप देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। खान एकेडमी है ना, जो आपको पूरा फ्री लिटरेचर दे रहा है पढ़ने के लिए। खान एकेडमी आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता मुझे बताइए, आई विल शेयर द लिंक। यूडेमी है, कोर्सेरा है, जो प्रोफेशनल कोर्सेस ऑफर करते हैं। तो ये सब आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाना है आपको, आप सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं कि आप सोशल वर्क कीजिए। आप जो है वो
आप सोशल वर्क कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए, इससे आपका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ेगा, आपके अंदर हम्बलनेस आएगी कि अरे हाँ मेरे पास है ना, देने वाला हाथ, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है ना, सॉरी उल्टा बोला मैंने, देने वाले हाथ से, अस्तगफिरुल्लाह देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो आप देने वाले बनिए, भले आप 1 रुपया सदका कीजिए, तो इससे आपका इमोशनल क्वेश्चन वाकईतन बढ़ेगा। फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए क्या है, तो खुद वुमेन्स विंग के इतने प्रोग्राम चलते हैं, आपके अंदर इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए आप क्या करें, तो आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ेगा उससे, है ना, जिक्र अस्कार से आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आपको करना है, एंड दिस ऑल 3 आर इम्पॉर्टेंट। आपका रिलीजियस होना, आपके इमोशन को मैनेज करना, और आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन को मैनेज करना, जहनी सलाहियत को मैनेज करना। फिर जो एक फैक्टर सबसे बड़ा जो कंसीडर करते हैं वो आपका है एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड, है ना, आपका एप्टीट्यूड क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है। बहुत से मौके पे हर कोई बच्चा या हर कोई इंडिविजुअल शख्स भी ना ये चीज एक्चुअली पहचानने में उसको बड़ी दिक्कत आती है, कभी कभी मुश्किल आती है, वो बड़ी आसानी से पहचान नहीं पाता कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है। हमारे एक माशाल्लाह जो ब्रांड पे काम करते हैं, रजा साहब उनका नाम है, अक्सर वो हमसे कहा करते थे कि देखो तुम अपनी कंपनी को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने एनजीओ को ना, जिस तरह से आप अंदर से देखते हो ना, उस तरह से आप मतलब उसको, उसके कमी खामी को आप नहीं पता कर पाओगे। तो आप बाहर से देखो, तो बाहर से कैसे देखोगे, तो वो कहते हैं कि बाहर से आपको दूसरे बताएंगे, आस्क अदर्स अबाउट योरसेल्फ। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी जो स्किल्स है, जैसे लर्निंग स्किल्स है, आपकी आपकी जो चैलेंजिंग स्किल्स है ना, मुश्किल वक्त में आप कैसे काम करते हो, आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, किसी ने 2 आदमी कोई बात कर रहे हैं, कभी हाई लेवल पे आप बात करो, उसको किस तरह से आप नतीजे को अखज़ करते हो उससे, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि आप लोगों के साथ आप हम आहंग होते हो, लोगों के साथ आप अलाइन करते हो, लोगों के साथ में आपकी अडेप्टेबिलिटी है, तो ये आपकी स्किल्स है। हाँ, चैलेंज को आप फेस करते हो, आप एंटिसिपेट करते हो कि अरे हाँ कल ये हो सकता है, ये फ्यूचर में ये होने की संभावना है, आप कुछ चीज़ों को एंटिसिपेट कर सकते हो। आज हम लोग लेट हो गए, अम्मी मारेगी, इतना तो हम सब एंटिसिपेट करते हो, अम्मी खफा होगी, नाराज होगी, लेकिन क्या इसी तरह से और भी दूसरी चीज़ों को हम एंटिसिपेट करते हैं। ये हमारी स्किल्स हो गई, ये हमारा एप्टीट्यूड हो गया। और हमारा एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर, है ना, योर एटीट्यूड इज द टिकट टू सक्सेस। आपका जो बिहेवियर है, जैसे मैं अभी इमोशनल क्वेश्चन पे बात कर रहा था, है ना, या स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ, मुश्किल हालात में आप कैसा बिहेव करते हो, मुश्किल हालात में आपका रवैया, आपका बर्ताव कैसे होता है, वो आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। वो आपकी ना सिर्फ दुनिया बल्कि दीनी सक्सेस को भी, उखरवी सक्सेस को भी डिसाइड करेगा। कि आप मुश्किल हालात आ गए, आप परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह ये परेशानी मुझे ही क्यों मिली। अरे भाई, दूसरे को जो मिली उसकी बड़ी परेशानी, आपको अंदाजा नहीं है उस बात का, है ना। तो हमारा बिहेवियर क्या है, और ये चीज जानने के लिए आपको आपके टीचर हजरात, आपके दोस्त अहबाब और आपके वालिदैन आपको मदद करेंगे कि हमारी स्किल्स क्या है। बिकॉज वो हमको बाहर से देख रहे हैं ना, तो वो ज्यादा जानते हैं हमारे बारे में, हमारी स्किल्स के बारे में। आप भी बैठिए, उसको नोट डाउन कीजिए, पेन पेपर लीजिए, देखिए हर चीज को लिखिए। अभी यहाँ मैं जो बात कर रहा था ना, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, ये जो प्लानिंग करने में ना, अगर आपका प्लान लिखा हुआ नहीं है ना, आपका गोल अगर लिखा हुआ नहीं है ना, तो आपका गोल नहीं है, वो शेख चिल्ली का ख्वाब है। आपका गोल, आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो, वो गोल अगर आपने पेपर पे लिखा नहीं है ना, तो वो शेख चिल्ली का ख्वाब है, वो आपका गोल नहीं है। और वो आपकी कोई प्लानिंग में भी आप आगे सोच नहीं पाओगे। कम से कम उस गोल को आप लिखिए, आपके कमरे पे लिखिए, आपके तकिए पे लिखिए, आपके उस सेक्शन पे लिखिए जहाँ पे आपकी किताब और कॉपियां आप जहाँ रखते हैं, वहां पे लिख के लगाइए कि दिस इज माई गोल। मोहम्मद अली के लिए, केशियस के लिए मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ। व्हेन यूज्ड टू प्रैक्टिस, वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बना बाद में वो, केशियस के लिए, है ना। केशियस के लिए उसका पुराना नाम था, मोहम्मद अली के लिए उसका नया नाम था। तो ही एक्सेप्टेड इस्लाम माशाल्लाह। तो कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने क्या किया, मिरर के सामने जब भी प्रैक्टिस करते थे तो वो कहते थे कि यू आर द चैंपियन एंड यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन, WBC का तुमको वो बेल्ट लेके आना है। तो अपने आप को बोलता था हमेशा, और प्रैक्टिस करता था मिरर के सामने। तो क्या हमारा भी ऐसा कोई गोल है? कहीं आईने के ऊपर कोने में आप एक लिख लीजिए कि मुझे ये बनना है, दिस इज माई टारगेट। तो जब भी आप आपके बाल संवारेंगे, आपने आपको ठीक करेंगे, कपड़े नया पहन के देखोगे, और नजर आपकी वहां जाना चाहिए कि हाँ दिस इज माई गोल, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट। उसके बाद आप उसके लिए प्लानिंग कीजिए कि हमको क्या प्लान करना है। प्लानिंग के बाद होता है स्ट्रेटेजी। प्लान मतलब फिर वो पेपर पे ही आ गया। प्लान जो आपका है वो आपका, प्लान इज लाइक यू आर रिटन ऑन द पेपर, और जब वो प्लान को जब एक्शन में आप लेके आते हो तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। अब ये प्लान को अचीव करने के लिए मुझे कौन से
नुकात पे अमल करना है, वो नुकात फिर आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो गोल हो गया, आपका प्लान हो गया और आपकी स्ट्रेटेजी हो गई। ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये सब डिसाइड करने के लिए ये चीजों को आपको एक्वायर करना है, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू। और उसके बाद जो मैंने बताया आपकी स्किल्स क्या है ये आप लिखिए। देखिए छोटे बच्चों के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये आपको पता चल जाएगा। क्लास के मॉनिटर कैसे डिसाइड करते हैं? क्लास में जो क्लास का मॉनिटर होता है, कॉलेज में जो जीएस होता है ना, जनरल सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, या सीआर कहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या यूनिवर्सिटी का जो सेक्रेटरी होता है, वो कैसे डिसाइड होता है? कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कायदाना सलाहियत है। ही नो हाउ टू मैनेज पीपल, ही नो हाउ टू ऑर्गेनाइज इवेंट। तो ये आपकी स्किल्स हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, पैसे कलेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों को पटाना, लोगों को समझाना, उनको मनाना, उनको मना के जो है फंड रेज करना। ये अगर आपके कॉलेज में ये सब बच्चे अगर करते हैं तो उनकी इसमें सलाहियतें डेवलप होती है। और ये सलाहियत जब डेवलप होती है तो उसके बाद वो पैसा अगर उनके पास आ गया, या उनको शोहरत अगर वो मिल गई, या उनको अगर वो फेम मिल गया, तो उनका बिहेवियर क्या होता है, ये उनकी सक्सेस का राज बाद में आगे बताता है। ठीक है, तो ये है कि अगर आपके एटीट्यूड में, है ना, अगेन विल कम बैक टू द करियर पर्सपेक्टिव से जैसे हम बात कर रहे थे, कि अगर हमारे एटीट्यूड में थोड़ा सा रुबाब है, थोड़ा सा अकड़पन है, तो हम क्यों कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं? पुलिसमैन जैसे प्रोफेशन में हम जा सकते हैं, और भी हो सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने यही लिखा। और हमारा जो एप्टीट्यूड है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है, उसके अंदर अगर खुश मिजाजी है, मिलनसारी है, उसके अंदर हमारे अंदर बहुत नरमी है, तो हम क्या बन सकते हैं? वी कैन बिकम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ का काम हम कर सकते हैं। आजकल हर बड़ी कंपनी में पीआरओ होता है। आज हमारे यहाँ एक नेरुल के इलाके में वंडर्स पार्क, एक बड़ा पार्क है, यहाँ पे पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के सीएम ने आके उसको ओपनिंग किया थर्सडे के दिन, और 2 दिन के बाद वहां पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होता है तो डेफिनेटली लोग जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेन होगी, लेकिन उनका पीआरओ आ जाता है, और पीआरओ आके बात करता है और मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। क्या हो गया, चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। उसने अपनी गाड़ी निकाला, हॉस्पिटल में बैठाया। एक्चुअली मेरे दोस्त भी, उनके बच्चे भी थे वहां पे, तो मैं भी वहां पहुंचा था, तो मैंने देखा। तो ये पीआरओ का काम होता है, हंगामी हालात में सिचुएशंस को संभालना। तो अगर आपके अंदर मिलनसारी है, खुश मिजाजी है, आप जो है कुछ वक्त रुक कर फैसला करने की आपके अंदर आदत है, तो ये काम आप कर सकते हैं। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज लाइक वेरी प्रोमिनेंट। ये लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम नहीं करते बड़ी कंपनी में, इनके अंदर बुर्दबारी होती है, इनके अंदर हम्बलनेस होती है। ये आगे देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो टीम प्लेयर हैं, उनकी नजर होती है एम्प्लॉइज के ऊपर कि कौन सा एम्प्लॉय टीम में टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, कौन बंदा है जो कैंटीन का खाना खाता है, कौन बंदा जो टिफिन लेके आता है, कौन बंदा जो है कंपनी की बस यूज करता है, कौन बंदा जो है वो कार लेके आ रहा है, या बाइक से आ रहा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रेन या बस करके आता है। तो उससे वो उनकी हम्बलनेस और उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, एंड बिलीव मी, सोशल वर्कर इज अ प्रोफेशन नाउअडेज। इंशाल्लाह मैं इस पर आगे भी बात करूंगा। तो ये आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड है, और ये बच्चों के अंदर भी आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जब बच्चों में झगड़ा होता है ना, तो बच्चे घर पे आते हैं, नहीं नहीं आंटी इसकी गलती नहीं है, उसकी गलती है, ये पीआरओ का काम कर रहा है। ऐसा होता है अक्सर, है ना। अगर यहाँ कोई माए हैं या फादर्स हैं, तो अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, कोई बच्चे को कुछ मार लग गई, 4 बच्चे घर पे आते हैं, उसको चोट लग गई, इसके घुटने में चोट लग गई, खून आ रहा है, नहीं नहीं आंटी इसकी गलती नहीं, आप इसको डांटो मत, वो तो उसी की गलती थी, वो कचरे वाले ने कचरा फेंक दिया था वहां पे, जो है वो ऑयल टैंकर से जो है वो ऑयल लीक हो रहा था, तो वो जस्टिफिकेशन करने लगता है, वो चीजों को, आपका गुस्सा सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये पीआरओ का काम होता है। तो ये आप इस तरह से बच्चों के अंदर भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और जो फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उसका बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स और उसके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं। एज अ पेरेंट यू डेफिनेटली, जब भी पीटीएम की मीटिंग होती है ना, आप टीचर से मार्क्स बिल्कुल मत पूछिए, टीचर से बच्चे के बिहेवियर के बारे में पूछिए। टीचर से पूछिए, कैन माई चाइल्ड बिकम मॉनिटर ऑफ द क्लास, राइट? यस। इंशाल्लाह क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, क्विज दोनों क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पेरेंट से पूछिए, पेरेंट टीचर मीट कभी मिस मत कीजिए, प्रिंसिपल से आप बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब स्कूल को इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो आपका बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है कि नहीं। कभी अगर फंड रेज करने की बात आती है तो क्या आपका बच्चा उसमें मतलब है एक ऐसे टीम प्लेयर बन के उसमें साथ देता है कि नहीं, या फिर वो लीडरशिप कायदाना सलाहियत दिखाता है अपनी, या आपको ये देखना होगा। ठीक उसी तरह से उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, यूजुअली हम पर्सनैलिटी को 2 ब्रॉडर टर्म जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में देखते हैं।
ये एक बंदा है जो इंट्रोवर्ट, मतलब अपने आप में रहना पसंद करता है, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ज्यादा रिसर्च में रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब वो ड्राइंग और आर्ट और क्राफ्ट में रहेगा, ऐसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। दे में बिकम अ डॉक्टर ऑल्सो, दे में बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा लोगों से मिलना मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन अपना स्टडी और रिसर्च में अपना ज्यादा मशगूल रहते हैं। ठीक उसी तरह एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट मतलब ये आउटस्पोकन लोग होते हैं, जिसको आउटस्पोकन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा वोकल होते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, है ना। कुछ कहीं पे कुछ हो जाता है तो ये वहां के खड़े हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, या अगर मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो स्टिल कैन आई गाइड देम, कह रही नहीं आपका ये अगर प्रॉब्लम है ना तो यू कैन गो एट दिस प्लेस, है ना, आप यहाँ जाइए, मेरा भी ऐसा मसला हुआ था, मुझे इसने मतलब वो मशवरा देंगे, सही मशवरा देंगे आपको। तो ऐसे लोग जो सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं ऐसे लोग, है ना, ऐसे लोग जो सोशल वर्कर बन सकते हैं, दे कैन बिकम अ टीचर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, दे नो हाउ टू सेल बुक। अभी मैं आज इत्तेफाक ऐसा था कि एक बहुत पुराने दोस्त से आज आज ही मुलाकात हुई, और वो जिद करने लगे चलो चलेंगे खाना खाने, मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा काम है, तैयार है, वो जिद किया उसने, मैंने कहा चलो ठीक है। उसने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से एक तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जब वहाँ गए हम लोग, खाए पिए बैठे, उठ के जा रहे थे, तो उसने, उनके मैनेजर ने ऑफर किया, बोला सर कहवा पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे। तो हम लोग बोले नहीं नहीं, तीनों ने ना बोले, 3 लोग थे हम लोग। फिर सडनली उसने फिर से बोला सर कहवा पियेंगे, ग्रीन टी सर बहुत अच्छी है। तो वो जो ओनर, हालांकि होटल का ओनर हमारे साथ में था, तो वो कहता है कि देखो दिस इज गुड मैनेजर बिकॉज ही नो हाउ टू सेल, ये मैनेजर अच्छा है बिकॉज ये जानता है कि चीजों को कैसे बेचा जाता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट है ना। बहुत उसने हम्बलनेस से पूछा, बट देन ऐसे लोग मार्केटिंग प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं, दे कैन बिकम रेस्टोरेंट मैनेजर। ठीक, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको जो है वो बहुत मायने रखती है आपका करियर चूज करने के लिए, है ना। आपके अगर माली हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे। बट स्टिल मोटे मोटे तौर पे हम ये देखिए कि अगर आपको पायलट बनना है तो 30 से 35 लाख का एक बजट चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पूरी इंजीनियरिंग की 5 से 6 लाख एक एवरेज इतना अमाउंट तो लगता है एक सैलरी फीस के हिसाब से। मर्चेंट नेवी वगैरह में आप अगर आप जाना चाहते हैं तो 12 से 15 लाख आपको लगता है ना। तो ये एक हो गया कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ऑन स्कॉलरशिप ऑल्सो मैं बात करूंगा उस पर, ये स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना, उसको कैसे अवेल करना है उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, बट वो आगे के फैक्टर है, आएगा इंशाल्लाह। फिर ये कि स्पैन ऑफ स्टडी। अभी देखिए कुछ घरों के हालात ऐसे होते हैं कि भाई वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, चचा है या बड़े अब्बा है वो उनको संभाल रहे हैं, पाल रहे हैं, है ना, या खुद जो हमारे वालिद हैं वो छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं फिलहाल, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो अब जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो जब फाइनेंशियल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो स्कॉलरशिप मिल सकती है एमबीबीएस के लिए, द लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप। इंशाल्लाह कनेक्ट मी, या आप एडमिन से कनेक्ट कीजिए, मैं गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको उस ताल्लुक से। फाइनेंशियल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, कि कैसे आप जो है टारगेट को अचीव करने के लिए आपका फाइनेंशियल हेल्थ जरूरी है। एज पायलट एंड मर्चेंट नेवी है ना, आप इट रिक्वायर्ड गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी बोथ, है ना, इवन फॉर एमबीबीएस ऑल्सो। आजकल एमबीबीएस की सीट्स भी बिकती है, मैं यही लफ्ज का इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज बहुत हेवी प्राइस में मैनेजमेंट कोटा बोल के वो लोग उसको एक्चुअली लिटरली दे आर सेलिंग इट आउट। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपकी जहनी सलाहियत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स क्या है, ये प्लम्बिंग है ना, और बड़ी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ तो अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है टाटा कंपनी है, और अजीम प्रेमजी की कंपनी का नाम क्या है, वो जो कंपनी है, ये लोग खुद एक कोर्सेस ऑफर करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का और दूसरे डेंटिंग पेंटिंग वाले कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, एंड दे अकोमोडेट इन देमसेल्फ, खुद की कंपनीज में वो लोग। सी अगर आप खुद की सोसाइटी में रहकर ही अगर काम करना चाहेंगे वोकेशनल कोर्स करके, तो शायद आपको उतनी अच्छी इनकम ना हो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स में जाके अगर वोकेशनल कोर्स करने के बाद, तो वहां पे सैलरीज माशाल्लाह अच्छी मिलती है, रिस्पेक्टेबल सैलरी मिलती है। तो अगर आपकी जहनी सलाहियत भी नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ भी नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर वोकेशनल कोर्स। ये स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात करता, स्कॉलरशिप 2 तरह की है, एक है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एक है प्राइवेट स्कॉलरशिप। प्राइवेट स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप समझाने की जरूरत नहीं है, एवरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इंशाल्लाह आई विल आल्सो ट्राई टू गाइड यू। अभी वो स्कॉलरशिप हमारा मौजू नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टेट की भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप होती है। अब प्राइवेट स्कॉलरशिप मतलब हर कंपनी को गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका इतना करोड़ का टर्नओवर है तो आपको इतना पैसा सीएसआर में देना है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर।
तो CSR में जब ये लोग फंड देते हैं तो ये लोग अक्सर फंड का कुछ हिस्सा ये लोग स्कॉलरशिप के लिए भी यूज करते हैं, या एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, या मेडिकल हेल्प के लिए, लोगों को मेडिकल हेल्प देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कॉलरशिप कैसे लेना है ये तो जरूरी है, मतलब आप सीख सकते हैं उसको, लेकिन स्कॉलरशिप लेने से पहले क्या पेपर हमारे पास होना चाहिए। अक्सर लोग आते हैं स्कॉलरशिप लेने लेकिन उनके पास ये पेपर्स नहीं होते, तो बहुत परेशान हाल हो जाते हैं। जब तक ये पेपर उनके पास बनते हैं तब तक स्कॉलरशिप की डेट निकल जाती है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है या नहीं भी लेना है, तो जितनी भी चीजें यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स आप अवेल कर लीजिए। इसको आप लेके आपके पास रखिए, आज नहीं कल ये आपके काम जरूर आएगी। नेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्टेट लेवल पे मिलता है, इनकम सर्टिफिकेट भी आप लेके रखिए। रेशन कार्ड, आधार कार्ड या तो आपके पास होगा बट स्टिल नहीं है तो उसको अपडेट करा लीजिए, रखिए। आपका बच्चे का अकाउंट नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए, स्टूडेंट का अकाउंट नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए, स्टूडेंट का अकाउंट नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें आप रखिए, भले उसके अंदर आप 1000, 2000 या 500 रुपया छोटा अमाउंट डिपॉजिट रखिए, लेकिन ये अगर ये पेपर्स आपके पास रेडी नहीं होंगे ना तो आपको वो स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाएंगे आप। एक ऑप्शन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एग्जांपल किस चीज का, बहरहाल बाद में सवाल पूछ लीजिए, आप लिख लीजिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, EWS। अक्सर बताया जाता है कि भाई जो SC ST है या OBC कैटेगरी के लोग हैं, ये लोगों को जो है वो जॉब रिजर्व है, या इनके लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। बेशक उनके लिए है, लेकिन ओपन कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल है स्कॉलरशिप। उसको कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर्स सेक्शन, EWS। तो इवन इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, आप खान हैं, सैयद हैं, सिद्दीकी हैं, वॉट एवर लाइक योर सरनेम इज, एंड यू आर फ्रॉम द अपर क्लास, जो हालांकि इस्लाम ऐसा कुछ सोचता नहीं है, इस्लाम की थिंकिंग नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपकी इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बैंक आप एग्जांपल पूछें, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, कैनरा बैंक है, इस तरह की बैंक, ये दीज आर द नेशनलाइज्ड बैंक। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। बहुत कम 16-17 नेशनलाइज्ड बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारी बैंक ये लोग ने अभी मर्ज भी कर दिए, 2-3 बैंक को एक साथ कर दिए। बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, IDFC, IDB, ये सब प्राइवेट बैंक है। योर हेल्थ, देखिए बच्चे की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को डस्ट एलर्जी है और आप चाहते हैं वो सिविल इंजीनियर बने, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला है, बिकॉज अगर वो साइट पे जाएगा डस्ट में कैसे काम कर पाएगा, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में मत डालिए, कोई और सोचिए उसके लिए आप, है ना। सेकंड ऑप्शन आप सोचिए। बच्चा या कोई बड़ा है, उसको अगर खून देखने से ही डर लगता है, या उसको कोई फोबिया हो गया है, या उसके दिमाग में वो बात बैठ गई है, कुछ उसका एक्सीडेंट हो गया था या किसी और का एक्सीडेंट देखा था, खून से उसको थोड़ा सा ये लगता है, तो वो मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाना उसके लिए मुश्किल है ना, तो वहां से वो नहीं जाए। ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन उसको देखना चाहिए। फिर ये कि बच्चे की हेल्थ का एक इशू है, थोड़ा सा कमजोर रहता है या रात को ज्यादा देर तक जाग नहीं सकता, तो वो जो कस्टमर केयर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, इस फील्ड में जाना उसके लिए मुनासिब नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब अक्सर जो भी, मतलब मेरे कई दोस्त हैं और मेरे भाई भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है माशाल्लाह, ये लोगों को अक्सर ना कॉल पे बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बैठते हैं, या क्लाइंट कॉल ये लोग बोलते हैं, क्लाइंट कॉलिंग पे बैठते हैं। तो US के टाइम जब दिन होता है तो यहाँ लेट नाइट होती है, तो उनको लेट नाइट में बैठ के वो कॉल अटेंड करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ दे हैव टू अवेक टिल लेट नाइट। तो उनकी उतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हाँ, तो ऐसे चूज करियर मत कीजिए अगर आप लेट नाइट जाग नहीं सकते। तो इट शुड बी वाइज इनफ। डोंट चूज अ करियर व्हेन इन योर हेल्थ डज नॉट सपोर्ट यू, है ना। कहने का मकसद ये है कि ऐसे करियर आप मत चूज कीजिए जहाँ पे आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट ना करे। तो ये हेल्थ फैक्टर को भी आप इग्नोर ना करें, इसको कंसिडर जरूर करें। जेंडर, अब देखिए एक फीमेल है, ये मतलब वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तो केमिकल की जो फैक्ट्रीज हैं वो यूजुअली सिटी के बाहर इंडस्ट्रियल जोन में होती है। अब अगर ये बच्ची वहां जाके काम करेगी इंडस्ट्रियल जोन में, जहाँ पे शाज़ो नादिर मतलब मुश्किल से कोई लेडी आपको दिखती होगी, दूसरा शिफ्ट का जॉब होता है वहाँ पे, फिर वो मेल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, तो खासतौर पे मैं चूंकि मुस्लिम एनवायरनमेंट है तो वी शुड कंसिडर दिस फैक्टर ऑल्सो।
कि ऐसे प्रोफेशन में भी जाने से थोड़ा सा गुरेज हम करें, या फिर अगर है हिम्मत तो बेसिकली बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर खुद पे हमको कॉन्फिडेंस है कि जो है वो पर्दे के साथ में रह के और आदाब के साथ में रह के हम कर सकते हैं तो जरूर करें, बट वी शुड कंसिडर दिस फैक्टर ऑल्सो, है ना। फिर ये कि हम अपने जो है वो प्रोफेशन कौन से हैं उसको भी हम जो है वो ऑब्जर्व करें कि हम कौन से प्रोफेशन की हमारी जो ये है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ जॉब वी विल गेट, है ना। वो एजुकेशन लेने के बाद कौन सा हमको जॉब मिलेगा, उस पर्टिकुलर जॉब में स्ट्रेस लेवल कितना होता है, वो जॉब का डेली रूटीन क्या होता है, वो जॉब में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। या फिर जैसे है ना, ये मैंने जो सैलरी लिखा उस पर बात करता हूँ। तो बेसिकली जो भी आप बनना चाहते हैं ना, ऐसे कम से कम 4-5 लोगों से आप मिलिए। आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, 4-5 डॉक्टर से आप मिलिए, है ना। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लीजिए, कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। बेसिकली इनकम तो मत पूछिए, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम उनका डेली रूटीन क्या है, सर कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, और किस तरह के सवाल करते हैं, कभी कभी बेतुके सवाल करते हैं, सर कितना स्ट्रेस होता है आपको, हाउ यू हैंडल योर स्ट्रेस लेवल, इनकम से आप सेटिस्फाइड हैं क्या सर, ये जगह खुद की है रेंट पे है, दिस फैक्टर्स आर, है ना, ये मानी रखता है। उसी तरह कोई और प्रोफेशन की हम बात करें, पायलट आप बनना चाहते हैं तो कम से कम 1-2 पायलट से आप मिलिए। आप अगर फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डू ट्राई टू मीट दिस पीपल। दिस पीपल विल, ये लोग कोई आसमान से आए हुए शेर नहीं है, या ऐसे कोई लोग नहीं है, ये भी हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर रखते हैं। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये लोग खुश होंगे कि जो बच्चा आके मुझसे सवाल कर रहा है ना। एज अ पेरेंट आप आपके बच्चों को फैसिलिटेट करो, उनको इंकरेज करो कि जाइए आप लोगों से बात करके आओ। या अगर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, थोड़ा सा उनको एक्सट्रोवर्ट बनने दीजिए, उनको उनकी थोड़ी सलाहियत है उनकी उभारने दीजिए। तो जो भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर आप बनना चाह रहे हैं, पब्लिक रिलेशन में आप जाना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको आपके बच्चों को रोल मॉडल्स दिखाइए इफ पॉसिबल। मैंने ऑब्जर्व किया ज्यादातर यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आप आपके बच्चों को ना प्रोफेशनल्स को दावत दीजिए आपके घर में, प्रोफेशनल्स को आप आपके घर में दावत दीजिए, और बच्चों को मत बोलिए कि प्रोफेशनल की खिदमत करो, आप उसकी खिदमत कीजिए। खिदमत से मतलब जो भी चाय नाश्ता उसको देना है, आपके बच्चों को प्रोफेशनल के साथ में बिठा दो, उनको बोलो अंकल से सवाल पूछो, क्या पूछना है हमको नहीं मालूम क्या पूछना है, आप जो पूछना है पूछो। प्रोफेशनल्स को बुलाइए, डॉक्टर कपल्स है बुला लीजिए घर पे, कोई और है उनको, कोई आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है उनको एज अ प्रोफेशनल आप आपके घर पे दावत दीजिए, और आप उनकी पूरी खिदमत कीजिए। और बच्चों को इंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि ये आधा घंटा 1 घंटा आपका है, आप इनसे बात कीजिए, आप इनसे बात कीजिए और इनके बारे में आप जानिए, इनके अखलाक के बारे में जानिए, इनका रूटीन क्या है आप वो जानिए। इनका सिर्फ इनकम इज डजंट मैटर, बिकॉज जॉब सेटिस्फैक्शन इज द नंबर 1 थिंग, है ना। नंबर में डाल रहा हूँ यहाँ पे, जॉब सेटिस्फैक्शन जो नंबर 1 पे आता है, सैलरी डजंट मैटर। वो 3 इडियट अगर आपने नहीं देखी होगी तो 3 इडियट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप देखिए, है ना। वो गाने वाने फॉरवर्ड आप कर देना, दूसरे कुछ सीन होंगे आप फॉरवर्ड कर देना, बट उसको देखिए, वो प्रोफेशन को अपने जो उसको जो चीज उसको करना पसंद है वो आप फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे उस काम को। लेकिन ये भी देखिए कि वो चीज आपको पसंद क्यों आ रही है ना। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 2 इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, अवर चॉइसेस आर डिफरेंट, 2 इंडिविजुअल्स आर यूनिक, वी आर नॉट वीक, हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग यूनिक है। वो क्यों है? बिकॉज हमारी सलाहियतें डिफरेंट है। तो आप उसको प्रोफेशन को पसंद कर रहे हैं तो क्यों पसंद कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। देन इनकम सैलरी डजंट मैटर, है ना। और सैलरी के ताल्लुक से एक बात और मैं आपसे कहूं, जितनी स्किल्स आपकी ज्यादा होगी उतने चांसेस आपके ज्यादा है कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है, आई एम नॉट सेइंग ड्राइविंग इज अ बैड प्रोफेशन, माशाल्लाह कई ऐसे ड्राइवर्स है जो महीनों के 30-30 हजार 40-40 हजार रुपये पैसे कमाते हैं, मेहनत भी करते हैं वो लोग माशाल्लाह, लेकिन उनकी पूरी लाइफ में यस सर, जी सर, ओके सर, कहाँ जाना है सर, मैं पहुंचा सर, आया सर, 2 मिनट रुकिए सर, है ना, सर या मैडम के अलावा बेचारे बात नहीं कर पाते। दिस इज नॉट बैड, एक्चुअली इट इज वेरी गुड, बट देन क्या ये लोग एक लेवल के आगे जा पाएंगे? मुश्किल है, पूरी लाइफ इसमें निकल जाएगी। लेकिन अगर बंदे ने कोई और मल्टीपल स्किल्स को एक्वायर किया, ज्यादा सलाहियतों को अपने अंदर उसने लेके आया, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके अच्छे से इंशाल्लाह। देखिए कुछ करियर्स की मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। कुछ करियर्स थे जो ट्रेडिशनल करियर जिनको कहा जाता है, कुछ करियर्स ऐसे हैं जिनको हम प्रोफेशनल करियर कहते हैं, और कुछ करियर्स ऐसे हैं जो
फ्यूचर में जो आने वाले करियर्स हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसकी भी आपसे मैं बात करता हूँ। ट्रेडिशनल करियर हम कहते हैं एनालॉग है, जिससे हम घड़ी दें, कांटे पे टक 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 घूमता है, 1 2 3 लिखा है, घड़ियां घूम रही है। हमारी लाइफ एनालॉग थी। तो अक्सर जो प्रोफेशन हम कहते थे वो क्या था, हम अक्सर आज भी जब करियर काउंसलर या आपके जबान से भी अक्सर अक्सर ये अल्फाज निकलता होगा कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, यही अल्फाज आता है। दूसरे प्रोफेशन हमको मालूम ही नहीं है कि लॉयर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है। ये ट्रेडिशनल प्रोफेशन है और ये ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, आज भी माशाल्लाह चल रहे हैं। मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, ट्रांसलेटर लगते थे लोग, है ना। आज तुर्किश कॉन्स्टेंट में आप जाएंगे तो वहाँ तुर्किश टू इंग्लिश, है ना, या उर्दू टू तुर्किश ट्रांसलेट करने वाले लोग चाहिए। अरेबिक टू उर्दू, अरेबिक टू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन करने वाले लोग आज भी लगते हैं कॉन्सुलेट्स में। ठीक है। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स सब जगह जरूरत पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब जगह जरूरत पड़ती है, पुलिस लॉ मेंटेन करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का फॉर्म बदल गया, वो मॉडर्न में आ गया। कैसे आ गया, तो जर्नलिस्ट क्या हो गया, वो ब्लॉगर बन गए, है ना। वो लोग ब्लॉग लिखते थे पहले, आजकल तो उनका खुद का हर एक न्यूज रिपोर्टर का अपना भी चैनल है। ऐसे भी कई सारे लोग हैं, जैसे आपका वो रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ने के बाद उसने क्या किया, रवीश कुमार के अंदर चैनल बना दिया और अपने जो न्यूज वहां से चला रहा है। वो जितनी व्यूवरशिप उसकी बढ़ती है उतनी उसकी इनकम है वहां से। तो दिस इज हाउ दे आर अर्निंग। फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये बहुत ऐसी चीज है जो हम लोग सोच नहीं पाते। इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है जो हम यूजुअली सोचते नहीं, हमको सोचना चाहिए। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, है ना, हाउ यू कैन हैव एन इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, इंटरेस्ट फ्री लोन, है ना, छोटे लोन दे सकते हैं, बड़े लोन हम दे सकते हैं। काफी सारे ब्लॉगर्स की मैं बात कर रहा था। फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग डजंट मीन कि हम आधे अधूरे कपड़े बनाए, है ना, हम पूरे कपड़े में फैशन डिजाइनिंग भी बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, साइबर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्राइम है जो ओटीपी आपको मांगा जाता है, आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है ना। बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो फेक डिलीवरीज भी होती है कि सर आपका पार्सल आने वाला है, ओटीपी आएगा, प्लीज ओटीपी देना। हम अमेजोन से हैं, फ्लिपकार्ट से हैं, महिंद्रा से हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं और ओटीपी लेके, एक्चुअली वो ओटीपी आपका बैंक अकाउंट का होता है और ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो ये साइबर लॉ बहुत जरूरी है। साइबर लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत मतलब देर पा चलने वाली चीज है। रिटेल मैनेजर, ट्रैवल मैनेजर, ये ट्रेडिशनल नहीं था, रिटेल मैनेजर अभी आ गया। ट्रैवल प्लानर, सी जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, जो सोसाइटी के जो बहुत अपर कास्ट के लोग, अपर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी जो लोग हैं, उनको ट्रैवल प्लानर लगता है। दे डोंट वांट एवरीथिंग टू बी डिसाइडेड। वो ट्रैवल फोन कर देंगे, जैसे अभी ट्रैवल प्लानर को मुझे याद नहीं आ रहा, वही कंपनी कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा। बहरहाल तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्रैवल कंपनीज को फोन करते हैं, उनको पता आपका बंदा भेजिए, वो बंदा जाएगा। सर मालदीव जाने के लिए ये ऑप्शंस हैं, इतने लोगों का कोटा है, 4 दिन का इतने का पैकेज है। क्रूज में पैकेज बनते हैं, लोग शिप में रहते हैं, बड़े बड़े क्रूज, बड़ी शिप को क्रूज बोलते हैं, जिसमें खाना पीना, जो टाइटैनिक थी इट वाज अ क्रूज। तो वो क्रूज शिप, वो टूरिस्ट था, पानी में ही घूमते रहते हैं। वो लैंड पे जाएंगे, 1 दिन वहां रहेंगे, फिर निकल के पानी में आते हैं, पानी से घूमते रहते हैं। वो 12 दिन, 15 दिन, 30 30 दिन का टूर चलता है उनका क्रूज का। तो वो प्लान देगा, सर तुर्किश जाना है तो मैं आपको यूरोप का प्लान, सर मैं आपको गल्फ का प्लान देता हूँ। आप जो है वो गल्फ में आज का हज उम्रा के साथ में मैं आपको ये कंट्रीज घुमा दूंगा। आज सऊदी ने ओपन कर दिया है कि आप टूरिस्ट वीजा पे हज उम्रा कर, हज तो नहीं उम्रा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, तो ट्रैवल प्लानर बहुत जरूरी है। ये भी लगते हैं लोगों को, टिकटिंग के जो काम होते हैं। रोबोटिक्स, टॉक ऑफ द टाउन है ये रोबोटिक्स। इवेंट मैनेजर की आपसे बात किया। साइकोलॉजिस्ट, इतनी शदीद जरूरत है इसकी और लोग बहुत कम है। जितनी आबादी है उसके हिसाब से साइकोलॉजिस्ट लोगों में कम है। बायोमेडिकल्स, वेब डिजाइनिंग, 3D एनिमेटर, है ना। आज 3D की हम बात कर रहे हैं, जापान जो है वो 7D तक पहुंच गया है। और 7D ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं आप अगला कदम रखूंगा तो पानी में गिर जाऊंगा, कांच का दरवाजा है या उसमें मच्छी तैर रही है, इतना क्लियर आपको लगेगा। बट इट इज, ये धोखा है, वो 7D धोखा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि दज्जाल भी जब आएगा तो उसी तरह शायद धोखा देगा, एक हाथ में जन्नत दिखाएगा, एक हाथ में जहन्नम दिखाएगा, जबकि होगा उल्टा, है ना। तो वो ये शायद हम उस तरफ जा भी रहे हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। फ्यूचर करियर क्या है, वी कैन बिकम एन एनवायरमेंटलिस्ट, है ना। यूनाइटेड नेशन के 17 गोल है, पानी बचाओ, जीरो हंगर, एनवायरमेंट को बचाओ, पेड़ बचाओ, पेपर बचाओ, कितनी सारी उसकी चीजें एनवायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स में उसका आता है। यूनाइटेड नेशन, यूएनएसडीजी, यूएनएसडीजी आप गूगल करेंगे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। एथिकल हैकर, एथिकल हैकिंग क्या होती है ना। हैकिंग मतलब किसी के जोन में जाके उसकी चीज को डिस्टर्ब कर देना थोड़ा सा।
वो एथिकल हैकिंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वालिटी कंट्रोल ये ना सिर्फ प्रोडक्ट में बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। फूड टेक्नोलॉजी अनदर डोमेन, इतना बड़ा है। आप फूड टेक्नोलॉजी में आप क्या नहीं कर सकते हैं, जूसेस जैसे ये आपका मैप्रो है, और भी बड़े प्रोडक्ट प्लेयर्स हैं इसके अंदर। रूह अफ़ज़ा भी एक्चुअली फूड टेक्नोलॉजी में आएगा, है ना, बट इट्स अ प्रोडक्ट, एक्चुअली मेडिसिन था वो प्रोडक्ट बन गया और शरबत बन गया। कई ऐसे जो है वो जैम है, अचार है, पापड़ है, ये सब फूड टेक्नोलॉजी में आता है। तो यू कैन हैव योर ओन ब्रांड, आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अर्बन प्लानर, सिटी कैसे डेवलप होती है, तो इसके लिए आपको पहले बीई सिविल करना पड़ेगा, उसके बाद आगे का मास्टर्स में आपको अर्बन प्लानिंग का कोर्स आएगा। पानी की नक्काशी का अमल कैसे होगा, ड्रेनेज कैसे जाएगा, ये जमीन कितने कितने हाइट तक के लोड लेके बिल्डिंग बना सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर कैसा होगा, कितना एरिया है, कितने स्क्वायर किलोमीटर, कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कितने हजार, ये कितने 100, इसमें हमको एक नया टाउन बसाना है, कैसे बसेगा। तो ये टाउन प्लानिंग जो लगती है, जिसको अर्बन प्लानर बोलते हैं। सिडको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, CIDCO सिडको, ये जो है वो टाउन प्लानिंग करती है, जो चंडीगढ़ में है, जहां मैं रहता हूँ नवी मुंबई, यहाँ पर ये लोग प्लान करते हैं। तो बहुत सारी चीजों में इन लोगों ने एक्वायर किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिफरेंट होता है, सिडको में अर्बन प्लानर लगते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग, हेल्थ इंस्पेक्टर, ये भी अगेन गवर्नमेंट जॉब में आप बन सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग लगते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा ज़हनी सलाहियत आपकी नहीं है, ये सेफ्टी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में मोस्टली मेल जा सकते हैं इसमें। बड़े बड़े जो टाउनशिप होती है, मतलब एक हो गया एक सिंगल स्टैंडर्ड बिल्डिंग है जो सोसाइटी है, लेकिन मल्टीपल सोसाइटी का एक टाउनशिप होता है। वो टाउनशिप में हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्टर लगते हैं, उनको जरूरत पड़ती है उस चीज की। साइकोलॉजिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं कि उसका हिसाब नहीं। तो ये आगे भी और होंगे। वो जमतारा मूवी आई थी, मूवी इज नॉट ऑलवेज बैड तो वो किस पर्सपेक्टिव से आप उसको देखते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, फिर कॉस्मेटोलॉजी, है ना, आपकी ब्यूटिशियन इसकी है। हदीस में तो कहीं मना नहीं किया गया कि आप अपने आप को ब्यूटीफाई मत करो, हाँ, बट किसके लिए करो वो डिफाइंड है। एनर्जी मैनेजमेंट, अभी देखिए इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार का एक सीजन चल रहा है। अब इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक कार है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार का जब बैटरी उतरेगी तो उसको चार्जिंग पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे हमारे पास गैस स्टेशंस है, डीजल और पेट्रोल पंप है, ठीक उसी तरह से बैटरी चार्ज करने के लिए हमको बैटरी स्टेशन लगेंगे। तो दिस इज अ फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, और इसको रिपेयर करने के लिए भी एज अ मैकेनिक माशाल्लाह वो भी एक अच्छा है। नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड तो इतनी वास्ट है कि उसका हिसाब नहीं है। बट देन वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, हम कहीं भी एकदम से जंप नहीं कर सकते। कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरिया है या लेस एक्सप्लोर्ड एरियाज है जिसके बारे में एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं है, उसकी भी मैंने यहाँ कुछ मिसालें रखी हैं। TIFR, ये तीनों चारों इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, और IIPS तो लखनऊ में भी है और भी जगह है, बट ये अपने आप में यूनिवर्सिटी है। TIFR डीम्ड यूनिवर्सिटी है, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IIPS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, IGIDR इंदिरा गांधी इंटरनेशनल DR भूल गया, डेवलपमेंटल रिसर्च है आई थिंक, हाँ डेवलपमेंटल रिसर्च। तो यहाँ से आप MSc इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप MA या MA इकोनॉमिक्स या BA इकोनॉमिक्स के बाद MSc इन इकोनॉमिक्स यहाँ से कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है, देखिए मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज के जो बड़े बड़े क्लाइंट है ना, वो फाइनेंशियल कंपनीज है, वो फाइनेंशियल कंपनीज है। लेहमन ब्रदर जो कोलैप्स हो गया था 2008 में, जब IT का डाउनफॉल आया था, तो लेहमन ब्रदर एक्चुअली फाइनेंशियल कंपनी थी। तो ये लोग एडवाइस करते हैं कि फ्यूचर में कौन सा बिजनेस पनपने वाला है, आप वहां पे आपका स्टेक लगाइए सर, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। या जैसे अभी थर्ड वर्ल्ड जैसे यहाँ कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, है ना, ये फिलीपीन, ये सब वो थर्ड वर्ल्ड, मलेशिया, इंडोनेशिया तो फिर भी माशाल्लाह काफी आगे हैं हमसे, सिंगापुर वगैरह। लेकिन ये जो सब कॉन्टिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना आया नहीं है, तो यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है, यहाँ से लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक उसी तरह से अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, युगांडा, इथियोपिया, सोमालिया, नाइजीरिया, आपका मॉरिटानिया, ये सब जो कंट्रीज है, यहाँ पे एक्चुअली अर्निंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है। और यहाँ से आपको तो सर वो ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं, ये उनको गाइड करते हैं। तो इफ यू वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट,
MA इकोनॉमिक्स या MCOM इकोनॉमिक्स या BCOM मेजर करने के बाद आप MSc इकोनॉमिक्स IGDR गोरेगांव बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है, यहाँ से कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू IIPS, ये अकेला इंस्टीट्यूट है जो एशिया का इंस्टीट्यूट है जो पॉपुलेशन पे स्टडी करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं ये यूनाइटेड नेशन में इनको जॉब मिलता है और लाख लाख रुपए से ज़्यादा इनको सैलरीज मिलती है। अगर आपका मिजाज, आपके बच्चे का मिजाज बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, वो स्टडी वाला है, वो रिसर्च वाला है, ही कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्सेज IIPS पॉपुलेशन स्टडीज। इसमें MSc कर सकता है वो, और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन में जॉब कर सकता है। अगर यूनाइटेड नेशन में उसको जॉब मिल गया तो उसका पासपोर्ट ऐसा बनता है गोया वो किसी भी कंट्री में जा सकता है, सिर्फ पासपोर्ट दिखा के, उसको वीजा की जरूरत नहीं। कोई कंट्री से वीजा एप्लीकेशन उसको फंसेगा नहीं, आसानी से मिल जाएगा, एंड ही कैन वेंट थ्रू। और सैलरी तो माशाल्लाह अच्छी है ही है। TISS मैंने कहा ना, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी क्या है? जो मेहमानों को जो उनकी जो क्या बोलते हैं ना, सिंपल है कि आपके घर में गेस्ट आता है, आप किस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। उसको ग्रीट करना, उसको वेलकम जूस देना, उसको कंफर्ट जोन में बिठाना, उसको, तो ये बड़े लेवल पे भी होता है उसी तरह से। बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहाँ पे कैसे उसको हॉस्पिटैलिटी को, बड़ी बड़ी दावतें होती है, उसको कैसे मैनेज करना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, दिस पीपल एक्चुअली। TISS इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है कि यहाँ से बच्चे निकल के खुद का NGO शुरू करते हैं एंड दे अर्न इन लैक्स माशाल्लाह। TIFR आपका जो है वो ये मॉलिक्यूलर सेल्यूलर न्यूरोसाइंस, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेस है जो TIFR में आप कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा था। अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, डेफिनेटली वी कैन एक्सप्लोर, आवर किड्स कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स। टेक अवे क्या है? देखिए, जिस तरह से दुनिया में तेजी से जो भाग रही है, या जो हम लोग कार्बन जो एमिट कर रहे हैं ACs के जरिए से, फ्रिज के जरिए से, तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में नुकसान हो रहा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, फिर और पानी में जो वेस्ट हो रहा है और प्लास्टिक का जो वेस्ट पानी में जा रहा है, समंदरों में जा रहा है, उसकी वजह से मछलियां भी परेशान है। एक्चुअली पानी की मछलियां भी परेशान है। जो माहीगीर जो होते थे, माहीगिरी का जो काम करते थे, मछुआरे जिनको हम कहते हैं, वो पहले अगर 1 नॉटिकल या 2 नॉटिकल माइल समंदर में जाके मच्छी पकड़ के लाते हैं, तो आज उनको 3 से 5 नॉटिकल माइल अंदर जाके मच्छी को पकड़ के लाना पड़ता है, बिकॉज ये हमारा प्लास्टिक वेस्ट और वेस्ट पानी में जाने की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि हमको जो है वो एनवायरनमेंट को बचाना है, सस्टेनेबल सस्टेन करना है, ये हमारा बहुत, और ये हमको इस्लाम भी सिखाता है एनवायरनमेंट को बचाना, है ना। ये पेड़ लगाने की बात क्या है ना, उस पेड़ के नीचे आप जो है वो आपकी हाजत पूरी मत करो, पेशाब पखाने के लिए मत जाओ, जो फलदार है, जो घना दरख्त है, क्योंकि उस जमाने में मुसाफिरों के लिए वो आसानी का काम करता था। बल्कि आप इसको थोड़ा सा और अगर कॉन्टेम्पलेट करें, इस पर सोचें, तो ये समझ में आती है बात कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फलदार दरख्त, सायेदार दरख्त के नीचे लोग मुसाफिर आराम करते थे, उसके फल से जो है वो फैजियाब होते थे। तो इन चीज़ को हमको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो रिड्यूस करना है अर्बन माइग्रेशन। आज जितने बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो आप, ज़रूरी नहीं आप सिटी में जाके काम करें, आप टाउन में रह के भी आप आपका काम कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको सिटी में माइग्रेट करना पड़े इसके लिए। ठीक उसी तरह सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हमको देना है, वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना है, जितना हो सके नेचुरल इन्वायरमेंट में हमको रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक अगर आप नहीं करते हैं तो कीजिए, ये सबके लिए है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। 5 मिनट 15 मिनट भी करेंगे तो काफ़ी ज़रूरी है, बल्कि क्योंकि फ्रेश एयर आपको जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी इंशाल्लाह। लास्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया, इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। मार्क्स आर, ये एक क्राइटेरिया है जो आपके करियर चूज करने में आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली द क्राइटेरिया, है ना। बिकॉज आपको इंजीनियरिंग करना है, सिटी लेवल पे नहीं मिल रहा है, आप टाउन दूसरे सिटी में चले जाइए, वहां पे आपको कम मार्क्स में या दूसरे कोटे में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं। जरूरी नहीं आपको डॉक्टर बनना है तो 100% मार्क्स ही चाहिए। CET में भी आप मतलब टॉप रैंक में आ रहे हैं तो ही, बिकॉज ये मार्क्स की होड़ में भी ना बच्चे और पेरेंट्स दोनों स्ट्रेस में हैं। अगर ज्यादा पेरेंट्स है तो मैं पेरेंट्स से मुखातिब होकर कहूंगा यहाँ पे कि बीइंग अ पेरेंट, डोंट पुश योर चाइल्ड टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स, रादर चेक कि मेरा बच्चा पढ़ाई में खुश है कि नहीं।
अगर वो खुशी खुशी पढ़ाई करेगा तो ऑटोमेटिकली मार्क्स उसके अच्छे आना ही आना है। बट ही शुड बी हैप्पी फर्स्ट, he should be healthy first, then automatically the marks will come. So marks is one of the criteria, not only the criteria to achieve your target. जज़ाकल्लाह खैर, सदाकल्लाहुल अज़ीम। इंशाल्लाह जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखा, अगर इसमें कोई गलत चीज़ थी तो आपके जहन से अल्लाह ताला ओझल कर दे, और जो सही बातें थी वो आपके जहन में महफूज रखे। May Allah help you as a parent and as a student to take a right decision for yourself, which will help you to which will help you to be better in this world and hereafter. अस्सलाम वालेकुम। आमीन। एक 5 मिनट अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं, अदरवाइज विल एंड अप द सेशन। किसी ने सवाल यहाँ किया था कि 18 साल से कम उम्र है तो बैंक में अकाउंट कैसे बनेगा? स्टूडेंट अकाउंट बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं अपने बच्चों के नाम पे, तो कैसे रखते हैं वो? कुछ तो क्राइटेरिया है उनका, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं आइडिया है, बट स्टूडेंट अकाउंट बन जाता है, कोई मसला नहीं है। आई एम स्टूडेंट, मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मेरे हिना का सवाल है कि डिफरेंट डिफरेंट ख्याल आते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अभी मुझे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप किन हालात में गुजर रहे हो, थोड़ा वो समझना पड़ेगा। आप भी अभी थोड़ा सा सी देखिए, मुझे और भी चीज़ जाननी पड़ेगी, आपका बैकग्राउंड और सारी चीज़ें, ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा हिना, आप क्या कीजिए ना, पढ़ने के वक्त में एसएससी की प्रिपरेशन करें, आप पढ़ते वक्त ना लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज फिर वो आपके 2 सेंसेस इस्तेमाल होंगे, एक थिंकिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी, एंड प्लस यू आर लुकिंग एट दैट पार्ट ऑल्सो। तो आप क्या कीजिए, लिख के उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसको लिख लीजिए। आपके जवाबात जो आप लिख रहे हैं ना, लिख कर ही करती हूँ फिर भी नहीं, तो थोड़ा सा आप पर्सनल में बात कीजिए, कभी एडमिन से नंबर लीजिए, या कोई हमारी जो सिस्टर्स माशाल्लाह, और भी सिस्टर हुदा भी है माशाल्लाह, को होस्ट है, आप एक बार इनसे बात कीजिए। आई थिंक यू आर गोइंग किसी शायद जहनी उलझन से आप गुजर रहे हैं, तो आप सिस्टर हुदा से एक बार बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। लिखते वक्त नींद आने लगती है, नहीं देखिए इसका आई थिंक वो मैंने हमारा एक सेशन हुआ था एग्जाम के ताल्लुक से, एग्जाम फीवर है, कैसे एग्जाम लिखना है, तो उसमें हम लोगों ने एक ट्रिक, एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, बल्कि उसको डिस्कस किया था। नॉवेल नॉवेल और स्टोरी पढ़ते वक्त नींद नहीं आती। नॉवेल स्टोरी जाने दीजिए सिस्टर, वो व्हाट्सएप के मैसेज हम लोग कितने पढ़ लेते हैं एक दिन में, धमाकेदार मैसेज पढ़ लेते हैं। अगर उतने व्हाट्सएप के मैसेज हम पढ़े तो मैं समझता हूँ कम से कम 20-22 किताब के पेज हो जाएंगे, उतना हम लोग पढ़ लेते हैं एक दिन में। सिस्टर हुदा से आप बात कीजिए, वो एडमिन भी हैं, और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उनसे नंबर लीजिए, बट आई थिंक शी विल आल्सो हेल्प यू, शी विल आल्सो गाइड यू। हुदा मैम एडमिन है ना आपके, आप अगर ग्रुप में होंगे MYC के ग्रुप में, तो उसमें वो एडमिन है, वो नंबर मिल जाएगा आपको। और सिस्टर हुदा, इफ़ यू वांट टू शेयर माय नंबर यू शेयर, नो प्रॉब्लम। मैंने एक बार नंबर वैसे मेरा ऊपर डाल दिया था। नहीं, सॉफ्टवेयर बनना है और स्क्रीन में दिलचस्पी है, ये कोई रिलेटिविटी नहीं है। स्क्रीन पे वो क्या करता है काम, वो इम्पोर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो सब्र तहम्मुल बहुत चाहिए। ये सॉफ्टवेयर बनाना आसान काम नहीं है। दूसरा, आसान काम नहीं है मतलब ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सब्र तहम्मुल चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको उस चीज में, जैसे मैंने कहा ना कि आप उस तरह के गेस्ट आपके घर पे लेके आइए,
नहीं, गेम खेलने से क्या होगा, वो तो नुकसान है उसका। फ्री फायर में वो तो उसका ना टाइम सिस्टर कम कीजिए सिस्टर फौजिया। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का जो टाइम है ना, दिन में 1 या 1.5 आवर वो मोबाइल ले, उससे ज़्यादा मोबाइल ना ले। उससे आप बात करके समझाइए, उससे एग्रीमेंट लीजिए, उससे उसको एग्री करवाइए कि दिन में आपको सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा फ़ोन मिलेगा गेम खेलने के लिए, उसके बाद फ़ोन नहीं मिलेगा। वो शायद तड़पेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। लेट हिम बी दैट, उसको होने दो। लेकिन आप जो है वो, आप खुद परेशान नहीं होना उसके परेशानी को देख के और डर के या इमोशंस में आके उसको वो दे मत देना फ़ोन। उसको डेली 1 घंटा या 1 घंटे से कम या थोड़ा कुछ कम ज़्यादा उसको दीजिए फ़ोन। और उसके बाद उससे फ़ोन ले लेना आपको ज़रूरी है, छीन लीजिए उससे, थोड़ा परेशान होगा लेकिन उसको पढ़ाई में दिल लगाने बोलिए, पढ़ने बोलिए। साइलेंट होके नहीं पढ़ सकती का क्या मतलब है? नहीं तो वहाँ कितना गेम खेलते हो आप, कितना देखते हो, एक वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि कितना क्या करता हूँ, जब भी आपको वो गेम खेलने का ये होता है ना कि मुझे अभी गेम खेलना है, तो एक 5 मिनट उसको आप लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। या फिर आप ये कीजिए कि ना कुछ ऐसे गेम हैं जो एजुकेशनल गेम्स हैं, आप उनको खेलिए। वर्ड गेम है बहुत सारे। इंशाल्लाह अभी ऐसे गेम अगर आप खेलेंगे तो आपकी ज़हनी सलाहियत भी बढ़ेगी, और आपका जो है वो अर्ज है जो गेम खेलने की वो भी कम होगी, है ना। या फिर ये कि आप जो पढ़ रहे हो ना, तो आप ऑनलाइन स्टडी करो, यूट्यूब पे है, या जो मैं खान एकेडमी की मैं जो बात कर रहा था, खान एकेडमी का बहुत सारा मॉड्यूल ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन स्टडी करने की कोशिश करो। फिगर इट करके एक गेम है, FIGGERITS। ये काफी डिफिकल्ट गेम है, वर्ड गेम है, बहुत अच्छा गेम है। एक वर्ड कोच करके गेम है, WOW वाव करके गेम है। तो ये सारे गेम्स अगर आप खेलें तो कुछ तो जहनी सलाहियत भी आपकी बढ़ेगी। तो ऐसे गेम भी आपके लिए नफा बख्श हो सकते हैं। बट देन अगेन यू सेट, मोबाइल में ही अलार्म लगाइए, और जैसे ही अलार्म बजेगा फोन छोड़ दिए आप, और आपकी पढ़ाई में लग जाइए। हाँ ठीक है ना, 1-1.5 आवर देते हैं तो ठीक है। ये एक एवरेज टाइम है, एक 9वीं 10वीं में अगर बच्चा है तो 1 घंटा 1.5 घंटा अगर वो फोन लेता है तो दिस इज ओके। बट देन अगेन वी नीड टू चेक, वो फ्री फायर इज नॉट अ गुड गेम। वो जिसमें कॉइन कलेक्ट करता है, वो एक गेम आता है, गेम्स के नाम भी नहीं याद आ रहे। ये सारे गेम अच्छे नहीं है, है ना। जो गेम ऑनलाइन होते हैं, जो फायरिंग वाले गेम है, शूटिंग वाले गेम है, ऐसे गेम जो आपको उकसाते हैं कि आप एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाना है। अगर वो एजुकेशनल गेम है तो गुड, वो फाइटिंग वाले गेम है, मारधाड़ वाले गेम है, और या ऑनलाइन गेम है, तो ऐसे गेम आप अवॉइड कीजिए। तो सबवे सबवे सर्फर, बिकॉज ये सारे गेम खेल के ना बच्चों के अंदर उजलत पसंदी बहुत आ रही है, बेसब्री बहुत आ रही है बच्चों के अंदर। ये फैक्ट है। इनके अंदर सब्र का मादा खत्म होते जा रहा है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आता है बच्चों के अंदर। तो अभी से उनको जो है वो कंट्रोल कीजिए इंशाल्लाह। थोड़ा सताएंगे आपको, वो जितना गुस्सा करेंगे ना, मछली की तरह तड़पेंगे बच्चे, कि अब तक तो फोन दे रहे थे, अभी क्यों नहीं दे रहे। तड़पने तो थोड़ी देर, आप आपका इमोशनल क्वेश्चन पकड़ के रखिए, आप आपके जज्बात को पकड़ के रखिए। यू शुड नॉट अटर बैड वर्ड। आप गुस्सा ना होंगे उस वक्त जब तक वो बच्चा तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। आप इस्तगफार पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, कुछ पढ़िए, उसको भी पढ़ने की तरकीब दीजिए। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एडिक्शन है, तो रेजिस्ट योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो सिस्टर फौजिया, गेम रखिए उसके मोबाइल में, लेकिन ऐसे गेम रखिए जो एजुकेशनल है, जो उसके जहन को फायदा दे, ना कि उसको जहनी नुकसान पहुंचाए। 10 के बाद डिप्लोमा लेना चाहूँ तो कौन सी ब्रांच में ले? सिस्टर शाहीन, आप देखिए ना, आप सोचिए ना, यू बीइंग अ गर्ल, या अगर आप आपकी बेटी के लिए सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आप? उसका मैंने कुछ गाइडलाइन दिया ना, उसूल आपको बताया ना अभी हमने यहाँ पे, है ना। तो आप उसके हिसाब से आप सोचिए ना कि कौन सी इंजीनियरिंग में आप ले सकते हैं एडमिशन। डिप्लोमा इन मैकेनिकल में आप जाएंगे तो क्या साइट पे काम करेंगे, सिविल में आप जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल्स तो नहीं जा सकते आप, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मतलब IT इंडस्ट्री में।
बीकॉम के बाद हुमा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जैसे मैंने एक बताया, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, यू कैन हैव योर ओन बिजनेस, या आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 3 साल का लॉ एलएलबी कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आपको एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 3 साल का फर्दर कोर्स है, अगर आप निकल जाते हैं उसमें तो। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बीकॉम के बाद, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आज तो मतलब हर एक को आईटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यू कैन बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट, है ना। छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आते हैं जीएसटी कंसल्टेंट, मतलब जो जीएसटी जो नया टैक्स का सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू किया है, आप लोगों की रिटर्न फाइल कैसे करना है, तो यू कैन बिकम एन इनकम टैक्स एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं बीकॉम के बाद भी, एक्सप्लोर कीजिए आप। तो हिना, जब आपके अम्मी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अम्मी आपके आपके भाई बहन को भी मैनेज कर सकते हैं। आप उनको बोलिए मैनेज करने के लिए। या फिर ये देखिए कि आपका आपके भाई बहन से रिलेशन कुछ खराब है क्या। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई दुश्मनी है जो आपको सता रहे हैं। अगर ऐसा है तो कभी उनके लिए कुछ बना के पका के खिलाइए उनको, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट दीजिए छोटे बड़े भाइयों को या बहनों को, जो भी है। तो दे विल हेल्प यू। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मस्ती करते होंगे, उनको नहीं समझता है शायद कि हम क्यों नुकसान कर रहे हैं अपनी बहन का। आयशा, अपने कौन से साइट बता दिया जिनमें बच्चों का दिल लगता है, वो फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। ये आईआईपीएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। हाउ मच टाइम शुड वी गिव टीवी मोबाइल टू चिल्ड्रन। मैक्सिमम 1.5 आवर इन अ डे। अगर बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में है तो उससे छोटे बच्चों को और कम टाइम देना चाहिए। फिर वो चाहे रोए, खाना नहीं खाने का बहाना करें, या कितने भी टैंट्रम दिखाएं, आपके अंदर वो सब्र का मादा होना चाहिए, उम्मे हमजा। ठीक है। तो बच्चों को, 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं, 1.5 आवर मैक्सिमम। उससे कम उम्र के बच्चों को आप अंदाजा लगा के कम कम करते जाइए टाइम। जितना कम टाइम मोबाइल बच्चे देखें, तो उनकी आंखों की और जहनी सेहत के लिए अच्छा है। कभी कभी अपना मोबाइल छीन के रख लीजिए, साइकिल दिला दीजिए, बोले साइकिल चला के आओ। उनको जितने आउटडोर गेम खेलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये जो फौजिया बेगम और उम्मे हमजा है, और भी शायद सिस्टर्स का क्वेश्चन था ये। आप लोग क्या कीजिए ना, बोर्ड गेम लेके आइए, बोर्ड गेम खेलिए। यूनो कार्ड आते हैं, यूएनओ, यूनो कार्ड्स, ये आप बच्चों के साथ खेलिए। तो क्या होता है ना, बच्चे भी हमारे लिए तरसते हैं कभी कभी, हम टाइम नहीं देते शायद। तो दिस इज द क्वालिटी टाइम दैट वी स्पेंड विद देम। कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उनके साथ खेलिए, उनको भी तो लगे कि हाँ, बच्चे माँ बाप हमारे साथ हमको केयर करते हैं। हम सिर्फ इंस्ट्रक्शनल पेरेंट है क्या, खाली उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये मत करो, ये करो, वो करो, ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, इससे दोस्ती नहीं करना है। अरे तो करना क्या है वो भी तो बताइए आप। और आप भी उनके साथ में टाइम बिताइए, वक्त बिताइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका उनका इमोशनल बॉन्डिंग कब होगा, जब वो आपके साथ वक्त बिताएंगे। महीने में एक बार घर की पूरी धूल साफ करवाइए, उनके उनसे नहीं करवाइए, आप उनके साथ में करिए। पूरे घर की धूल साफ कराइए। अभी देखिए ईद उल अजहा आ रही है, बच्चों को साथ लीजिए, छोटा बच्चा है तो उसको भी लीजिए। सब लोग मास्क पहन लो, सर पे नाक पे मुंह ढाक के दुपट्टा वगैरह बांध के, पूरा मतलब घर की सफाई सब लोग करेंगे मिलके। उसके बाद सब लोग मिलके खाना खाएंगे, या अगर बाहर से खाना ऑर्डर करना है मिलके ऑर्डर करेंगे, या बाहर जाकर खाना खाइए। छोटा सा रिवॉर्ड भी दीजिए फिर उनको उनके कामों के ऊपर। तो पेरेंटिंग एक अलग टॉपिक है माशाल्लाह। सिस्टर अफरोज मैं देखता हूँ बहुत माशाल्लाह पाबंदी के साथ माशाल्लाह पेरेंटिंग कर रही हैं, तो उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं, राय मशवरा। तो योर इमोशनल बॉन्डिंग विथ योर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उनके साथ में बोर्ड गेम खेलें, लूडो है, इट्स वेरी गुड गेम, व्हाई नॉट प्लेइंग विथ योर चिल्ड्रन। खेलिए आप उनके साथ में, बड़े बच्चों के साथ भी खेलिए। कार्टून अगर आपको देखना है, साथ में बैठ के आप देखिए ना, क्या मसला है। कोई चीज गलत आ रही है बताइए, उसमें आप उनको एजुकेट कीजिए। स्टडी करने के लिए भी चोरी करनी पड़ती है, पहली बार सुन रहा हूँ हिना, चोरी से स्टडी करती हूँ। भाई बहन को गिफ्ट दो, आपके छोटे छोटे गिफ्ट दो, कुछ छोटा चीजें पका के खिलाओ, आपकी पॉकेट मनी से बचा के दो। आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट ने अपना एम कौन सी एज से या कौन सी क्लास से डिसाइड करना चाहिए। बाय दी ग्रेड 7 8 9
यहाँ तक कि अगर बच्चा डिसाइड कर लेता है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिसाइड कर ले तो फ्रीज हो गया, कभी कभी वो चेंज भी होता है, इट डिपेंड। बेस्ट वे तो ये है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आप देंगे तो उससे आपको बेहतरीन चीजें निकल के आती है सामने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल ये हेल्थ में अगर ऊपर नीचे हो गया, फाइनेंशियल हेल्थ अभी अच्छी है जब आप 7th में हैं, और फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ गई जब आप 9th 10th में आ गए, तो आपका एबिलिटी और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी इमोशनल हेल्थ भी बदल जाती है। तो फिर बेहतर होगा आप डिसाइड कर लीजिए 7th 8th में आपको क्या करना है, क्या बनना है, और बाय द एज 10th आप एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए और देखिए कि जो आप सोच रहे हैं वाकई में आपका एप्टीट्यूड वो है कि नहीं, आप उस लायक है कि नहीं।